Hi, I am Vipul Sharma and I welcome you all to Chemistry by Vipul, जहां पर हम केमिस्ट्री को जेई और नीट को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज इस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि बिना विदाउट कंसंट्रेशन टर्म्स हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। हम अगर फिजिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल ज़्यादातर लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है, अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी नहीं आएगी तो हम लेबोरेटरी में करेंगे क्या, है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लेबोरेटरी वर्क के लिए भी एंड जेई और नीट के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन टर्म विद द मोटिवेशनल कोट। It doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing। इसका मतलब ये है, वैसे तो इंग्लिश आप लोगों को पढ़नी आती है, बट ये है कि इसका कोई एक जस्ट अ सेकेंड इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मैटर ये करती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर दूसरा कोई पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो हमारा कंपटीशन दूसरों से नहीं है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है। दूसरे हमारे लिए कंपटीशन है ही नहीं, हमारे लिए कॉम्पिटिटर है आप खुद। हम खुद हमारे कॉम्पिटिटर हैं। अगर हम अपने आप को बीट नहीं करेंगे, हम अपने आप से उतना काम नहीं लेंगे, हम उतना ही पढ़ाई नहीं करेंगे जितनी की हमें करनी चाहिए। चाहे अब जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो 2 घंटे पढ़ सकता है, अगर वो 2 घंटे की बजाय 1.5 घंटे पढ़ने लग जाए तो उसने अपने कंपटीशन को कम कर लिया, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, मजेदार बात यह है कि वो 2 घंटे पढ़ने वाला पर्सन 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, है ना। तब होता है कि आपने खुद से ही कंपटीशन लगा रखा है कि मैं जितना पढ़ सकता हूँ उससे भी ज्यादा पढ़ूं। टाइम काफी है बट अगेन लिमिटेड टाइम। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है परसेंटेज बाय मास। देखो बेटा काफी इजी होता है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास अगर इसका फॉर्मूला देखोगे, मतलब इसको लिखने का तरीका देखोगे, तो इसे लिखा जाता है परसेंटेज, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग, वेट बाय वेट परसेंटेज। अब ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक काम करता हूँ, आपको है ना कंसंट्रेशन समझा देता हूँ। चलो भाई पहले समझते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। अगर हमें कंसंट्रेशन के बारे में समझना तो बहुत इजी टास्क है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि टोटल जो कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितना परसेंटेज, कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि जो टोटल सब्सटेंस है उसका कितना परसेंटेज किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का है या पर्टिकुलर एलिमेंट का है, पर्टिकुलर एलिमेंट का है। दिस इज बस कितना सा है परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये एक सर्कल है आपके पास, इसके 4 पोर्शन कर रखे हैं मैंने। अगर मैंने 4 पोर्शन कर रखे हैं और एक पोर्शन को कलर कर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ मच परसेंटेज या हाउ मच पोर्शन मैंने क्या करा है, कलर करा है। बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप कहोगे सर देखो एक पोर्शन आपने क्या करा है, कलर करा है, कितने पोर्शन थे टोटल, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, टोटल थे 4, 4 में से एक पोर्शन को आपने कर दिया कलर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये हो गया 1/4 फ्रैक्शन मैंने कलर करा है। ये आगे जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। तो 1/4 फ्रैक्शन मैंने क्या करा है, कलर करा है। ठीक है, 4 टोटल थे, 4 में से एक फ्रैक्शन, एक पार्ट आपने क्या करा है, कलर करा है। अगर मैं फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आ जाता है परसेंटेज। तो अगर मेरे 1/4 फ्रैक्शन कलर करा है तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा परसेंटेज कलर्ड पोर्शन। क्या मिल जाएगा, परसेंटेज कलर्ड पोर्शन। सेम वे के अंदर अगर आपसे कोई ये कहे बेटा कि मेरे पास
अब ध्यान से सुनना, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स इसी के ऊपर बेस है। अगर आपसे कहे कोई कि मेरे पास 100 किलो की एक बोरी है, बोरी समझ गए ना, एक थैला है 100 किलो, ठीक है सर, उसके अंदर से 40 किलो मेरे पास ए नाम का सब्सटेंस है। उस बोरी के अंदर क्या था किसी को नहीं पता, बस बोरी का वजन पता था 100 किलो है। उस 100 किलो में से 40 किलो तो कोई ए नाम का सब्सटेंस है, अब बाकी कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 40 किलो ए नाम का सब्सटेंस है 100 किलो की बोरी में। तो बताओ 100 किलो की बोरी में ए का परसेंटेज कितना है? आपने कहा सर देखो टोटल है 100 किलो, मैंने कहा सही बात है, ऊपर क्या लिखेंगे कितना है, परसेंटेज ए की निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर लिखेंगे कि कितना ए है, तो आप कहोगे सर 40 किलो, नीचे 100 किलो ऊपर 40 किलो, ये आ गया फ्रैक्शन, 100 में से 40 किलो ए है। अगर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा परसेंटेज, तो जो कुछ भी है वो यही है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे बोलूं परसेंटेज बाय मास, तो कैसे लिखते हैं भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसका मतलब है ऊपर भी वेट आएगा, ऊपर किसका वेट आता है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है। तो अगर भाई हमें कंसंट्रेशन निकालनी, हम सोल्यूट की निकालेंगे ना, तो हमने कहा कि ऊपर रखते हैं मास ऑफ सोल्यूट। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऊपर मास क्यों रखा, क्योंकि बेटा परसेंटेज कौन सी है, वेट बाय वेट, यानी कि ऊपर भी वेट लिखेंगे नीचे भी वेट लिखेंगे। तो ऊपर किसका वेट लिखेंगे, सोल्यूट का वेट लिखेंगे, नीचे किसका वेट लिखेंगे, टोटल वेट लिखेंगे। टोटल वेट मतलब सॉल्यूशन का वेट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आ गया फ्रैक्शन, अगर मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला कि 2% वेट बाय वेट, आपको कोई सब्सटेंस गिवन है, 2% वेट बाय वेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब निकला, इसका क्या, या 100 ग्राम सॉल्यूशन भी हटाओ, जैसे मैंने कहा इजी लैंग्वेज, देखो भाई क्वेश्चन को समझना कैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे बोला गया है 2% वेट बाय वेट ग्लूकोज, इतना सा बोल रखा है, एक आपके पास बर्तन था खाली, इस बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ था, आपको बोला इस लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो है 2% वेट बाय वेट, और आपको ये बता रखा है जो सॉल्यूशन है ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, बस ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और कंसंट्रेशन है 2% वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि अगर आपने, मैं कलर चेंज कर लूँ ना सुंदर दिखाने के लिए, हाँ 100 ग्राम अगर आप सॉल्यूशन लेते, 100 ग्राम ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते, तो उसमें बेटा उसमें 2 ग्राम ग्लूकोज मिलता, बस इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 2 ग्राम ग्लूकोज होगा। अगर यहाँ पर 2 की बजाय यहाँ पर 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का कर देता है, यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 10 ग्राम ग्लूकोज होगा। अगर 10 की जगह पर यहाँ पर 20% कर देते तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम ग्लूकोज होगा, मतलब जितना परसेंटेज वेट बाय वेट है सॉल्यूशन में उतने ही ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में उतने ही ग्राम किसके होंगे, ग्लूकोज के होंगे, दैट इज इट। अगर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करना चाहें, एक क्वेश्चन है फाइंड concentration of sugar solution if 20 gram sugar is dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर निकालनी है किसकी, शुगर सॉल्यूशन की निकालनी है। अगर 20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो भाई देखो अभी क्या बताया था,
ऊपर लिखना है वेट, जिसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन किसकी निकालनी होती है, तो सॉल्यूट की निकालनी होती है। 180 ग्राम पानी है और 20 ग्राम शुगर है, तो सॉल्यूट कौन है बेटा, जो कम क्वांटिटी में 20 ग्राम शुगर हो गई। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूट कौन सा है, शुगर है, कितने ग्राम है, 20 ग्राम। नीचे भी क्या लिखना है, डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो 180 ग्राम पानी के अंदर डिजॉल्व है। नीचे क्या लिखना होता है, टोटल मास, तो 180 ग्राम तो पानी हो गया और 20 ग्राम तो शुगर भी हो गई ना बेटा, तो टोटल मास लिखना होता है नीचे। तो टोटल मास कितना हो गया, 200 ग्राम। इनटू में 100 कर दो, तो देखो भाई 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 से 10 कट गया, 10। इसका मतलब है परसेंटेज आ गई आपकी 10%। खत्म, परसेंटेज वेट बाय वेट, इट इज ओवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा कि मेरे को समझ में आ चुका है। इतने हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट भी सेम है बिल्कुल, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको ऊपर वॉल्यूम दे रखी है, नीचे वॉल्यूम दे रखी है, इनटू 100 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिल जाएगा। सर ऊपर किसकी वॉल्यूम रखेंगे, तो सोल्यूट की वॉल्यूम रखोगे। नीचे किसकी वॉल्यूम रखेंगे, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम रखेंगे। तो सोल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन करना होता है आपको जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है। तो देखो भाई फटाफट से इसका क्या मतलब निकलेगा। अगर मैंने कहीं पर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ किसका लिमिट है, ब्लू इंक सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, ब्लू इंक सॉल्यूशन, इसका मतलब है जब सॉल्वेंट ना दे रखा होता है एज्यूम कर लेना कि वो वाटर है। तो इसका मतलब ये निकलेगा, अगर मेरे पास इफ आई हैव 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन में 5 मिलीलीटर क्या होगी बेटा, मेरे पास ब्लू इंक होगी। खत्म। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 मिलीलीटर मेरे पास क्या हो जाएगी, ब्लू इंक हो जाएगी। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ, अगर मेरे पास 10 मिलीलीटर ब्लू इंक है, क्वेश्चन है ये, है ना, 10 मिलीलीटर मेरे पास ब्लू इंक है और मैंने उसे डिसॉल्व कर दिया, 500 ग्राम, और सॉरी ग्राम नहीं आएगा, क्या आएगा, 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर मैंने उसे क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो कंसंट्रेशन बतानी है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म्स में, क्योंकि सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है, सॉल्वेंट भी वॉल्यूम के अंदर है। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, आपने कहा सिंपल, ऊपर सॉल्यूट की वॉल्यूम और नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम। 500 मिलीलीटर ये था, 10 मिलीलीटर ये था, यानी कि हो गया 510 मिलीलीटर। ऊपर था 10 मिलीलीटर, इनटू 100 कर देते हैं, मिलीलीटर को हटा देते हैं अभी, 0 से 0 कट गया, ऊपर बच गया बेटा आपका 100 अपॉन में 51। लगभग ये 1.9% के आसपास आपका सॉल्यूशन बनेगा। 1.9, हाँ ठीक है, 1.9 के आसपास आपका 1.9% के आसपास आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। तीसरा अगेन सेम है, बस हमने फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, बात तो सेम ही है। जैसे ऊपर बोल रखा है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, भाई तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर रखना है मास, किसका मास रखोगे, इनटू तो 100 तो करना ही होता है बेटा। ऊपर मास किसका रखोगे, आपको पता है सर सॉल्यूट का मास। नीचे किसका रखना है, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम रखनी है। ठीक है, अब जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात ये है, इफ सॉल्यूट dissolve in anything, dissolve in solvent, अगर लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाता है, there is no change in volume of solvent। जो सॉल्वेंट होता है बेटा उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। याद करो 9th क्लास आपने पढ़ा था कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें आपने थोड़ा सा जैसे नमक डाला
तो उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन जैसे ही जैसे आपने नमक को स्टिर करा, सॉल्यूशन को स्टिर करा, आपने उसे मिलाया नमक को, तो सॉल्यूशन वापस से अपनी क्या आ गया था, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया था, यानी कि वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ था। अगर किसी बच्चे ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करा है तो कर ले, एक पानी का गिलास ले कांच का, और जहां पर उसने वो वाटर को रखा हुआ है, मतलब मार्क कर ले निशान, जैसे इसके पास एक गिलास है, यहाँ तक उसने पानी को भर रखा था, और यहाँ पर उसने क्या कर लिया, एक पेन से या मार्कर से यहाँ पर निशान लगा लिया कि वाटर का लेवल इतना था। फिर इसके अंदर नमक मिलाया, जैसे ही उसने नमक मिलाएगा, जैसे मतलब नमक मिलाने का इन द सेंस, जैसे ही वो नमक डालेगा तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब पानी थोड़े से ऊंचे वाले लेवल पर चला जाएगा, और जैसे ही वो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को स्टिर करेगा, सॉल्यूशन को मिक्स करेगा, इस सॉल्यूशन को मिक्स करेगा, यानी कि ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल गायब हो गए, और सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। वापस से सॉल्यूशन अपनी पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, तो नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पर मैं वॉल्यूम सॉल्यूशन की छोड़ करके क्या मैं यहाँ पर वॉल्यूम सॉल्वेंट की लिख सकता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम सॉल्वेंट की लिखो या सॉल्यूशन की लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व हुआ है वो सॉल्वेंट की वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। सॉल्यूशन की भी वही वॉल्यूम होगी जो कि सॉल्वेंट की वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन तो हमें आता है बनाना। क्वेश्चन क्या होता है कि इफ वी डिसॉल्व 10 ग्राम of glucose in 90 milliliter of water, find परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बस सिंपल है। तो भाई देखो ऊपर रखना है वेट, वेट किसका आएगा तो ग्लूकोज का आएगा सर। तो मैंने कहा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो ऊपर वेट आ जाएगा ग्लूकोज का, आपने लिख लिया 10 ग्राम। नीचे अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो किसकी वॉल्यूम आएगी, सॉल्वेंट की वॉल्यूम आएगी। कभी भी याद रखना इस 90 और 10 को मिक्स मत कर देना, आपको नीचे कितना ही लिखना पड़ेगा, 90 ml ही लिखना पड़ेगा, और इंटू 100 कर देना, 0 से 0 कट गई, आंसर आ गया आपका 100/9। इसका मतलब ये हो गया आपका 11 के आसपास, है ना। हाँ 11.1 के आसपास परसेंटेज आपकी हो जाएगी। समझ में आई होप आपको आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो अगेन बेटा बोलने की बार बार जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है आपको, कमेंट करना है और बताना है कि सर यस सर मेरे को समझ में आ गया। चाहे आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, चाहे आप प्रीमियर यानी कि लाइव के अंदर आप देख रहे हो वीडियो, प्रीमियर और लाइव अलग अलग होते हैं वैसे, है ना। प्रीमियर के अंदर वीडियो देख रहे हो, जैसे ही आपको समझ में आ जाए तो आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना है, अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड, राधे राधे, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, करना जरूर, है ना। वीडियो की रीच बढ़ती है, बताना मत किसी को। अगला आता है भाई पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं पीपीएम की बात करता हूँ, ये बहुत बच्चों का ना कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर। मतलब इजी है, बहुत इजी है, लेकिन बच्चों का ना कंफ्यूजन रहती है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते। अब मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ कि हमें पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ी। हमने देखो ऊपर नीचे मास लिख लिया, हमने ऊपर नीचे वॉल्यूम लिख ली, हमने ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, सब तरीके से हमने कर लिया, लेकिन फिर भी हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत इजी है ना, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई ये समझ में नहीं आने वाला, बहुत इजी है। मैंने कहा कि जैसे मैंने समुद्र का पानी लिया, थोड़ा सा समुद्र के पानी का जो वेट था जो मैंने लिया वो लिया 1030 ग्राम, लगभग मैंने 1030 ग्राम मैंने क्या लिया, समुद्र का पानी लिया है, 1030 ग्राम सी वाटर लिया है। ठीक है सर, इसके अंदर से मैंने ऑक्सीजन का वेट निकाला कि ऑक्सीजन का वेट कितना है। ऑक्सीजन का वेट जो आया वो आया 10 ग्राम या फिर 0.01 ग्राम। 10 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 0.01 ग्राम आया ऑक्सीजन जो कि डिसॉल्व थी।
डिजोल्व थी किसके अंदर बेटा, 1030 ग्राम सी वाटर के अंदर। अब मैंने 1030 ग्राम क्यों लिया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, डेंसिटी ऐसी होती है तो इसलिए लिया है। अच्छा इजी कर ले, चलो इजी कर लेते हैं। मैंने समुद्र का पानी लिया 1000 ग्राम, 1000 समुद्र के पानी के अंदर, 1000 ग्राम समुद्र के पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व थी वो थी 0.0 बेटा 01%। अगर 0.01% ऑक्सीजन थी, 0.01% ऑक्सीजन थी, तो अगर मैं इसका परसेंटेज वेट बाय वेट निकालता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों का वेट लिया तो ऊपर भी वेट रखूंगा नीचे भी वेट रखूंगा। ऊपर अगर मैंने वेट रखा तो वो आया बेटा आपका सोल्यूट, जो कि आपको निकालना है जिसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, कितना वेट है 0.01 ग्राम अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ऑक्सीजन का वेट और समुद्र के पानी का वेट, दोनों का वेट सम करेंगे तो 1000.01 ग्राम आएगा। तो 0.01 1000 के आगे कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट 1000 लिख रहा हूँ, इनटू कर देता हूँ 100। मेरा जो परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 0.001 है ना, हाँ परसेंटेज आ जाएगा 0.001 परसेंटेज आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर, एक बहुत छोटा नंबर होता है ये। और इससे भी छोटे छोटे आंसर आते हैं आपके। अगर मेरा इतना छोटा आंसर आ रहा है तो मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो कैसे कर पाऊंगा भाई, आप खुद बताओ। हम डेसिमल में 1 या 2 डिजिट तक जाते हैं मैक्सिमम, तो 0.01 को तो मैं लगभग निगलेक्ट कर दूंगा। तो अगर मेरे को लगभग इसे निगलेक्ट करना होगा तो मैंने इस पे निकाला ही क्यों। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने कहा जब कंसंट्रेशन बहुत छोटी हो, सॉल्यूशन के मुकाबले सोल्यूट का अमाउंट बहुत छोटा हो, उस केस में हम निकालते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और इसका मतलब होता है कि अगर मैंने 10 लाख पार्टिकल सॉल्यूशन के लिए हैं, उसमें कितने पार्टिकल सोल्यूट के हैं, 10 लाख पार्टिकल अगर मैंने सॉल्यूशन के लिए हैं तो उसमें कितने पार्टिकल सोल्यूट के हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा इजी टर्म में बताऊं, जैसे अगर आपने सुना होगा कि दिल्ली जहाँ पर हम रहते हैं, दिल्ली के हम मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए, अगर दिल्ली से बाहर रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली का पोल्यूशन आप सबको पता है कि कितना कम है। दिल्ली में पोल्यूशन है मान लिया 350 ppm, बहुत सीवियर कंडीशन का होता है ये। अगर 300 ppm है, इसका मतलब अगर मैंने 10 लाख मॉलिक्यूल 10⁶ मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं एयर के, जो कि हमारा सॉल्यूशन है, उसमें 350 पार्टिकल्स 350 मॉलिक्यूल किसके होंगे बेटा, पोल्यूशन के होंगे। इसका सीधा मतलब ये था। अब मैंने 2 चीजें बता दी, एक आपको फॉर्मूला बता दिया कि नहीं अभी फॉर्मूला नहीं बताया, तो चलो पहले एक बार फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ppm का फॉर्मूला होता है, जैसे आपने अदर कंसंट्रेशन टर्म्स निकाली थी, कौन कौन सी, वेट बाय वेट, दूसरी कौन सी निकाली थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरी निकाली थी वेट बाय वॉल्यूम। अगर आपको ppm में आंसर निकालना है अपना, तो कंसंट्रेशन टर्म कोई सी भी ले सकते हो, बस इतना ध्यान रखना बेटा, इंटू 10⁶ कर देना, इंटू 10⁶। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। वेट सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर ppm के अंदर अपना आंसर निकाल सकते हो। तो देखो अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि मास ऑफ सोल्यूट आपने रखा यहाँ पर, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कर दिया, ये वेट बाय वेट के लिए है, इंटू 10⁶। इसका क्या मतलब निकलता है, पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट सोल्यूट के हैं, बस खत्म, इतना सा था ppm आपका। चलो अगर इतना सही ppm था तो आगे चलते हैं। आगे है मोल फ्रैक्शन। अच्छा अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप क्वेश्चन तो करा नहीं रहे, क्वेश्चन अभी आगे आएंगे है ना, तो क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो हम उन्हें कर लेंगे। आ जाते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक
मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन कई बार बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी होता है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर टिके हुए होते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट करना बहुत मोल कॉन्सेप्ट करो, इसी छोटे से टॉपिक यानी कि मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्या होते हैं बेटा, टिके हुए होते हैं। तो अगर मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन तो कैसे निकालेंगे, अभी याद करो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है उसके 4 पार्ट हो रखे हैं तो इसका कितना फ्रैक्शन कलर्ड है, तो आपने बोला था सर एक पोर्शन कलर्ड है, टोटल पोर्शन 4 है, तो इसका जो फ्रैक्शन कलर्ड है वो है 1:4। तो बेटा मोल फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है, अगर आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आता है तो मोल फ्रैक्शन भी समझ में आता है। बस किसी ने आपको ऐसे बताया नहीं होगा। फ्रैक्शन ही निकालना है आपको किसका, लेकिन मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है। अगर आपके पास कोई बर्तन है बेटा, अगर आपके पास कोई बर्तन है और इसके अंदर एक सॉल्यूशन बना पड़ा है, इसके अंदर ए और बी नाम के 2 सब्सटेंस मिक्स हो रखे हैं, तो आपको मोल मोल का ये सिंबल होता है ना, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है, इसे बोलते हैं काई। तो काई ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो आपने क्या बोला कि सर टोटल को तो रखेंगे नीचे, तो फ्रैक्शन किसके हैं, मोल्स के, तो टोटल क्या आएंगे, टोटल आएंगे मोल्स। और मोल फ्रैक्शन निकालना किसका था, तो ए का निकालना था, तो ऊपर क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए। टोटल मोल्स के अंदर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, सही है। तो बेटा जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो किसी चीज से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। बहुत सारे बच्चे इस फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में निकाल देते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, तो हमें 100 बेटा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने 100 कर दिया तो वो परसेंटेज बन जाएगी, फ्रैक्शन नहीं बनेगा। फ्रैक्शन के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि आपको मल्टीप्लाई, जस्ट अ सेकेंड, आई होप इट इज वेल, लेट मी चेक। ऑल राइट, थोड़ा सा नुकसान हो गया, चलो आगे बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे थे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ऊपर लिखा मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अगर बेटा दो से ज्यादा उस मिक्सचर के अंदर मोल्स होंगे, मतलब जैसे यहाँ पर ये जो बर्तन था इसमें ए था, बी था और सी था, अगर ये तीनों थे तो नीचे क्या कर देंगे, मोल्स ऑफ सी भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना, सिंपल है। अगर मान लेते हैं दो ही सब्सटेंस है, दो क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लेते हैं दो ही सब्सटेंस है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ये आ गया मोल फ्रैक्शन बी। मजेदार बात ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। क्यों सर, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, इफ ओनली ए एंड बी इज प्रेजेंट इन मिक्सचर। अगर मिक्सचर के अंदर सिर्फ ए और बी प्रेजेंट है तो उन दोनों का जो सम आएगा वो 1 के बराबर होगा। आप कहोगे सर अगर सी भी प्रेजेंट होता तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जमा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जमा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इन तीनों का सम 1 के बराबर आता। क्यों सर, मैंने कहा एक बात बताओ, इसका रीजन मैं आपको देता हूँ। सर्कल था, इसका आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो कलर्ड पोर्शन का, तो आपने कहा ठीक है सर, ये एक पोर्शन कलर्ड था 1/4, अगर 2 पोर्शन कलर्ड हो गए 2/4, अगर 3 पोर्शन कलर्ड हो गए 3/4, अगर 4 पोर्शन कलर्ड हो गए तो 4/4। क्या इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कवर्ड हो सकते हैं, क्या इतना मॉलिक्यूल कलर, इससे ज्यादा पोर्शन कलर हो सकता है, आप कहोगे नहीं सर, तो मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन हो सकता है, मैक्सिमम एक ही तो फ्रैक्शन होगा। मैक्सिमम फ्रैक्शन अगर आप निकाल रहे हो तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर आपके पास ये मिक्सचर है तो इसके सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो मैक्सिमम 1 ही होगा। बस
सबके मोल फ्रैक्शन का आंसर कितना होता है, सम कितना होता है बेटा, 1 होता है। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन भी समझ में आ चुका होगा। अगर मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया है तो अगेन क्या कर दो बेटा, कमेंट कर दो। चलो जल्दी से मोलैरिटी की बात कर लेते हैं कि मोलैरिटी किसे कहते हैं, है ना। मोलैरिटी सिंपल, इधर देखो, शांत स्वभाव से सुनो मेरी बात। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो ऊपर लिखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम, एक मैं पूरा ही लिखता हूं इसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेनी है बेटा, लीटर में लेनी है। क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी मिल जाएगा। मोलैरिटी का मतलब हो गया बेटा आपका कैपिटल एम। मोलैरिटी का मतलब हो जाता है कैपिटल एम, ठीक है। ऐसा यूनिट सबके एक साथ देखेंगे, है ना, जब हम रिवाइज करेंगे तो सबके ऐसा यूनिट एक साथ लिखेंगे। ये इसकी लिख दें। चलो उनकी तो चलो इतनी पूछी भी नहीं जाती, इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो मैं इसका मोलैरिटी का बता दूं आपको। ऊपर लिखा है मोल्स, तो बेटा ऊपर आ गया मोल। नीचे लिखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है लीटर, तो जो मोलैरिटी होती है उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। और यहाँ पर एक नोट ले लो 10 का, क्या है कि इफ कंसंट्रेशन फॉर्मूला, अगर जो कंसंट्रेशन के आज हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, इफ कंसंट्रेशन फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम, अगर फॉर्मूले के अंदर बेटा वॉल्यूम लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा हुआ है, देन ऐसे लिखेंगे ना, देन इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर फॉर्मूले में कहीं पर भी वॉल्यूम आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या सर मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो आंसर है, आप बताओ। आपने कहा हाँ सर आ रहा है, हमारा वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब मोलैरिटी भी क्या होती है आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ऐसा यूनिट हो गई मोल पर लीटर। इसका मतलब अगर मेरे को बोल रखा है कि 10 मोलर सॉल्यूशन है, 10 मोलर सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब सर निकला, हमें पता है ना, हम अच्छे बच्चे हैं, हमें पता है। इसका मतलब है कि जो मोलैरिटी है वो हो गई 10 मोलर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। इस 10 मोलर का मतलब क्या है, आपने कहा सर देखो इसका मतलब है कि इफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा तो उसमें 10 मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट के होंगे। अगर मेरी मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की 10 मोलर है और उसका मैं 1 लीटर ले लूं सॉल्यूशन का, तो उसमें मेरे को 10 मोल्स किसके मिलेंगे, सोल्यूट के मिलेंगे। सिंपल सीधी सी बात। ये वाली बात आपको क्या करनी है, याद करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो क्या मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर मोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगला आता है मोलैरिटी के बाद उसी की छोटी भाई बहन मोलैलिटी। बहुत आसान, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। क्या है, अब ये फॉर्मूला देख करके घबराओ मत भाई, इजी फॉर्मूला है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना बेटा इसे, उस वाले फॉर्मूले में नीचे सॉल्यूशन आ रहा है, लगभग हर किसी के अंदर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन मोलैलिटी जो कि छोटा m होती है उसके फॉर्मूले में क्या आता है, सॉल्वेंट का मास आता है। वो भी किस में आता है बेटा, केजी में आता है। याद रखना फॉर्मूला। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं, ऊपर लिखा हुआ है मोल और नीचे लिखा हुआ है केजी, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी।
अगर किसी ने बोला कि मेरे पास 10 मोलल सॉल्यूशन है, मोलल, अगर मेरे पास 10 मोलल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर मेरे पास 1 किलो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, 1 किलो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो उसमें 10 मोल्स किसके होंगे? सॉल्यूट के होंगे। अगर मेरे पास 1 किलो सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उसमें मेरे पास क्या होंगे बेटा? 10 मोल्स सॉल्यूट के होंगे। ठीक है, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पर भी वॉल्यूम नाम का शब्द आपको दिखाई दिया? आप कहोगे नहीं सर, इसका मतलब छोटा m यानी कि मोलैलिटी टेम्परेचर के क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो भाई इसका मतलब ये है कि आपको आता है। ठीक है, चलो भाई क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, क्या होगा बेटा? मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है सर, मैंने कहा भाई देखो इसमें ए क्या है, तो आपने कहा सर इसके अंदर ए जो है वो है ग्लाइसिरोल या ग्लिसरॉल, और बी क्या है सर? बी है इसमें वाटर। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो सर 92 होता है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 18। आपको निकालने हैं मोल्स ऑफ ए यानी कि मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल, तो गिवन मास कितना है बेटा? 92 ग्राम है। अपॉन में मोलर मास कितना है ग्लूकोज ग्लिसरॉल का? तो आप कहोगे सर 92 है, यानी कि मोल्स ऑफ ए आ गए 1, मोल्स ऑफ बी यानी कि मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तो मोल्स ऑफ ए निकाल लिए, मोल्स ऑफ बी निकाल लेते हैं। अब आप कहोगे सर अगर हमने वाटर को मोल्स ऑफ ए मान लिया तो? मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालते हैं। तो भाई गिवन मास कितना है? 18 है, सॉरी 90 है, सॉरी 90 है, और मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 होता है, यानी कि आ गया 5। तो अगर मैं बेटा मोल्स हमने दोनों के निकाल लिए, मोल्स ऑफ ए निकाल लिया, मोल्स ऑफ बी निकाल दिया, अब हम जल्दी से इसे फॉर्मूले में क्या रख देंगे? पुट कर देंगे। तो भाई जल्दी से रखते हैं मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि ग्लिसरॉल का, तो मोल्स कितने हैं? 1 अपॉन में 1 प्लस मोल्स ऑफ बी कितने हैं? 5, यानी कि 1/6। तो अगर कंपोनेंट के अंदर बेटा वाटर और ग्लिसरॉल दो ही चीजें हैं, तो इसका मतलब तो ये निकला ना, क्या निकला इसका मतलब? इसका मतलब निकला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था? 1/6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/6 कितना होगा ये? तो आंसर है सर 5/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी आ गया 5/6, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी आ गया 1/6। इसका मतलब है कि हमने दोनों कंपोनेंट्स यानी वाटर और ग्लिसरॉल दोनों कंपोनेंट के क्या निकाल लिए हैं बेटा? मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो कैपिटल एम निकाल रहा है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आएगी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया? देखो कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास होता है आपका 42, मतलब एक ऑक्सीजन का मास 16, 3 ऑक्सीजन का मास 48, ये आ जाएगा आपका 100। तो मोलर मास कितना हो गया? 100, यानी कि जो आपका मोल्स है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो आ गए 0.1। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने कहा सर 100, मैंने कहा ना 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 ना, ये तो क्या हो गई आपकी मिलीलीटर में हो गई। मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वॉल्यूम लेनी है लीटर के अंदर, इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1000 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा सर। तो ये बन जाएगा आपका 100 अपॉन में 100, यानी कि मोलैरिटी हो गई 1 मोलर आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। भाई देखो हम यहाँ पर जमा घटा सीखने नहीं आए, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने आए। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने आए हो तो कॉन्सेप्ट के लिए तो भाई
ऐसे ही होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि 18 5 90 होता है, या फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमने कैसे निकाल लिया सर, तो इसके लिए आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। और इस सीरीज का फायदा आपको तभी मिलेगा, इस पूरी प्लेलिस्ट का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप फर्स्ट लेक्चर से देखोगे। नो मैटर वट आपको आता है या नहीं आता, अगर आपको आता है तो 2x की स्पीड पे देख लो, नहीं आता तो आ जाएगा भाई आपको। और देखो सारे लेक्चर, स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखोगे तो आपको पता है एक कनेक्शन फील होगा कि अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो वो क्यों बोल रहा है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कोई टीचर खराब नहीं, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। बस थोड़ा सा बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं किसी टीचर से ज़्यादा, किसी टीचर से कम, और जिससे ज़्यादा कर पाते हैं इसका मतलब उन्होंने वो बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले इन द सेंस पहले लेक्चर से उनकी बातें सुनते हुए आए हैं। अगर आप पहले लेक्चर से सुनते हुए आओगे तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आधी से ज़्यादा बातें पहले ही कवर हो चुकी हैं, तो जा करके जरूर देखना। अगेन क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला छोटा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, क्या दे रखा है 20 ग्राम NaOH, तो NaOH का मास क्या जाएगा, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, 23 16 39 और 41, यानी कि NaOH का मास कितना आ गया बेटा 40। तो अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ NaOH निकालता हूँ तो गिवन मास हो गया 20, मोलर मास हो गया 40, यानी कि हो गया 0.5 मोल्स। चलो सॉल्वेंट कितना दे रखा है भाई, सॉल्वेंट दे रखा है आपको 250 ग्राम, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए 0.5, मास ऑफ केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम, कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा, 1000 से डिवाइड करके। अगर नीचे 1000 लिखा तो ऊपर जा करके 1000 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500 और नीचे रह जाएगा 250 और ये बन जाएगा आपका 2 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों को बहुत बार छोटे एम और बड़े एम में डिफरेंशिएशन करने में इशू आता है कि सर मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है। तो भाई देखो मैंने इसे ऐसे याद करा था, अगेन मैं याद करने में थोड़ा सा कमजोर, तो मैंने इसे याद करा था वोलैरिटी से, मोलैरिटी को कन्वर्ट कर दिया। मैं अपने जब भी मोलैरिटी देखता हूँ तो मेरे दिमाग में चलता है वोलैरिटी, जिसमें रिटी आएगा उसमें वॉल्यूम आएगी, बस ऐसे मैंने याद करा, जिसमें रिटी आएगा उसमें क्या आएगी, वॉल्यूम आएगा। इस प्रकार से मैंने इसे क्या कर रखा है, याद कर रखा है। तो 2 मोलर इसका सोल्यूशन का आंसर आ गया। चलो भाई कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू प्रिपेयर। हाँ देखो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ना, क्या आपको ये बताना है कि कॉपर सल्फेट कितना होगा अगर मेरे पास 250 मिलीलीटर 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मेरे पास मोलैरिटी कितनी हो गई 1, वॉल्यूम कितनी हो गई, तो सर वॉल्यूम हो गई 1/4 यानी कि 0.25 लीटर। भाई देखो ना 250 मिलीलीटर है, 250 मिलीलीटर है, इसे लीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 250/1000, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 0.25, ठीक है ना। तो मोलैरिटी दे दी, आपको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको दे रखी है कितनी है, मोल्स, मोलैरिटी हो गई 1, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं, वॉल्यूम हो गई आपकी 0.25, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू होती है 0.25 मोल्स, किसके, ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर मोल्स आ गए तो आपका तो काम हो गया। कैसे भाई, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालोगे, यहाँ रखोगे, मोल्स आपको पता चली गए 0.25 मोल्स हैं, इसको इधर ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, गिवन मास मिल जाएगा कॉपर सल्फेट का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों आपके घर के लिए हैं। अगेन अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं पीपीएम वाला करवा देता हूँ, है ना। देखो दे रखा है 30 मिलीग्राम, यानी कि गिवन मास
500 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो 30 इंटू 10 की पावर -3, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, अपॉन में 500 मिलीलीटर है तो नीचे लिख दिया 500, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर, इनटू क्या कर दूंगा 10 की पावर 6। देखो जो गिवन था उसे मैंने लिख दिया, ऊपर ग्राम लिख लिया और नीचे मिलीलीटर लिख लिया, ठीक है। अगर हम ये 10 की पावर 6 नहीं करते तो हमारा आंसर देखो कितना छोटा आता, हमारा आंसर बहुत 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 छोटा आता, इसलिए मैंने इसे क्या करा 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा आंसर थोड़ा सा ठीक ठाक आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर, ये 2 था ऊपर जाकर के 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 5, ये बन जाएगा 3/5, ये 2 जीरो मैंने ऊपर ले गया है ना, ये बन जाएगा 3/5, यानी कि आपका 3/5 को हटा करके मैं 0.6 लिख दो इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि इंटू 10 की पावर 2, ये आ जाएगा आपका 60 ppm, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या रहा है, कंसिडरेबल आ रहा है, कैलकुलेशन करनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर एंड, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि यहाँ से जितना भी आगे पोर्शन है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन वगैरह जितना भी पोर्शन है वो एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन नहीं है, डायरेक्टली मतलब कि एज अ हेडिंग, तो यहाँ से आगे जितने भी करवाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस और एडवांस को ध्यान में रखते हुए होंगे। तो सर नीट में आने के, नीट में पूछे जाने के चांसेस काफी कम है, तो अगर आप नीट तक के लिए पढ़ रहे हो आ सकता है, नीट में ऐसा नहीं है, अगर जैसे 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए तो 10 में से एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इस टॉपिक के ऊपर जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जेई मेंस और एडवांस को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हो तो अगला लेक्चर आपके लिए होने वाला है इम्पोर्टेंट। अगर आप नीट को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हो तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जेई और नीट वालों के लिए। और अगर बेटा आप सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो तो अगला लेक्चर देखने की कोई नीड नहीं है, सीबीएसई में बस मैक्सिमम यहीं तक आते हैं आपके क्वेश्चन। तो उम्मीद है इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास करते हैं एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।